एक्चुअल में तुम्हारा जो फॉर्मूला होता है प्रेशर का कैलिब्रेशन डेंसिटी और करेक्शन के लिए, ये तुम्हारा हाफ रो जी स्क्वायर इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर बटा 4 सी स्क्वायर। इसमें तुम्हारा सी जो है ना, स्पीड ऑफ साउंड होता है, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड एट एम ए से मीन सी लेवल पर तुम्हारा स्पीड ऑफ साउंड होता है। ये एक्चुअल में फॉर्मूला होता है, वो तुम्हें करेक्ट बताएगा, वो हाफ रो वी स्क्वायर नहीं। ये जो कैलिब्रेट डेंसिटी और करेक्शन के साथ यदि फॉर्मूला को ड्राइव करें तो ये फॉर्मूला एक्चुअल में होता है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन कुछ पूछता है कि एयरक्राफ्ट इज, जैसे मान लो कि तुम्हारा इस लेवल पर जहाज फ्लाइंग कर रहा है, इस जहाज इस लेवल पर फ्लाइंग कर रहा है और 100 नॉट तुमको आईएएस शो कर रहा है, आईएएस। अब यही जहाज तुम्हारा क्लाइंब कर गया यहाँ पर 10,000 फीट पर चला गया, अब 10,000 फीट पर चला गया, ये भी तुम्हारा 100 नॉट शो कर रहा है। अब 100 नॉट शो कर रहा है, अब तुमको बताएगा, अब तुमको पूछा जाएगा कि अब आप बताइए कि तुम्हारा टेस्ट का वैल्यू 10,000 फीट पर बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ जाएगा सर। बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा सर? डेंसिटी कम हो गया ना सर। हाँ करेक्ट। जिसे तुम जानते हो कि फॉर्मूला होता है हाफ रो वी स्क्वायर, वी हुआ तुम्हारा टेस्ट स्क्वायर। तो जैसे यहाँ पर तुम जाओगे तो यहाँ पर हाफ रो वी स्क्वायर, और ये जो हुआ इसका वैल्यू घट गया, रो का वैल्यू घट गया, लेकिन तुम्हारा जो दोनों का प्रोडक्ट जो है हाफ रो वी स्क्वायर, ये तुम्हारा 100 इशू कर रहा है। तो जितना एक घटा, रो का वैल्यू जितना घटा, जाहिर सी बात है कि इसकी क्षति पूर्ति कौन करने वाला है? ये तुम्हारा भी करेगा, यानी जितना तुम्हारा रो घटेगा उतना ही तुम्हारा भी स्क्वायर पूरा करेगा, तब नहीं तीनों का प्रोडक्ट जो था, ये जो सी लेवल पर जितना था उतना ही आएगा। ये जो लोअर लेवल पर था हाफ रो वी स्क्वायर 100 जो शो कर रहा था, जब 10,000 फीट पर चल गया तो वो भी तुम्हारा 100 नोटिस शो कर रहा है। तो हम जानते हैं कि ऊपर जाएगा तो रो का वैल्यू घटेगा, रो का वैल्यू घटेगा तो इसकी क्षतिपूर्ति कौन करेगा? ही करेगा, तब ना प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। तो इस परिस्थिति में तुम्हारा हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो, तुम्हारा टेस्ट बढ़ जाएगा क्या? उसी तरह से ऊपर से यदि नीचे आ रहे हो तो इसका उल्टा हो जाएगा, रो बढ़ेगा तो टेस्ट तुमको घट जाएगा, क्योंकि तुम्हारा जहाज का कम रहेगा, फिर भी तुम्हारा इंडिकेट करेगा उतना। इसी टाइप से क्वेश्चन तुम्हें पूछता है। क्लाइंब कर रहा है, थर्मल लेयर में जा रहा है, रो का वैल्यू बढ़ गया, घट गया, इस टाइप से कुछ भी बढ़ा देगा, बता देगा। लेकिन मेन चीज यदि तुम जान रहे होगे, उस परिस्थिति में तुम्हें कोई परेशानी नहीं, आराम से तुम कैलकुलेट कर ले सकते हो। हाँ, तो अब आओ कंप्रेसिबिलिटी एरर। कंप्रेसिबिलिटी एरर क्या है? अभी जो हम फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं हाफ रो वी स्क्वायर डायनामिक प्रेशर के लिए, या इसको दूसरा का नाम इंडिकेटेड एयर स्पीड भी है, तो ये हम मान के चलते हैं कि तुम्हारा रो का वैल्यू जो है ना वो फिक्स है, कांस्टेंट है। लेकिन एक्चुअल में तुम्हारा एयर जो है सो आइडियल फ्लूइड नहीं है। हम ऐसे नॉर्मली मान के चलते हैं कि आइडियल फ्लूइड है, और आइडियल फ्लूइड की तरह बिहेव तुम्हारा तब तक करता है जब तक कि तुम्हारा स्पीड, जहाज का स्पीड जो है 300 नॉट से कम होता है। 300 नॉट से जब तुम्हारा स्पीड जहाज का कम होता है तो उस परिस्थिति में तुम्हारा आइडियल कंडीशन जैसा बिहेव करता है, होता नहीं है एक्चुअली। कोई भी जो फ्लूइड है ना, कोई भी लिक्विड हो या तुम्हारा गैस हो, दोनों में कोई भी फ्लूइड तुम्हारा आइडियल आज तक कोई नहीं है, कोई भी आइडियल नहीं है, कोई भी लिक्विड या फ्लूइड आइडियल नहीं है। कोई भी लिक्विड ऐसा नहीं है जिस पर प्रेशर हम लगाएं और उसका वॉल्यूम घटे या बढ़े नहीं, कम नहीं हो, वैसा नहीं है। लेकिन जब 300 स्पीड से एबव फ्लाइंग करने लगते हो
तब जो तुम्हारा है कंप्रेस्ड होना ज्यादा होता है। वैसे भी तुम फ्लाइंग करते हो तो जो तुम्हारा पिटोट ट्यूब में हवा घुसता है वो कंप्रेस्ड भी होता है, प्रेशर तो बिल्डअप करता ही है। वो जो तुम्हारा प्रेशर बिल्डअप करता है, प्रेशर बिल्डअप करने के साथ साथ हवा जो है सो घना होता है, डेंसिटी इसका बढ़ता है इसमें। लेकिन 300 नॉट तक हम एक कम चलाव तुम्हारा चल जाता है। 300 नॉट तक तो होता है क्या कि तुम्हारा ये प्रेशर बिल्डअप करने के साथ साथ हम मान के चलते हैं कि कंप्रेस्ड नहीं हुआ है। लेकिन जब भी तुम्हारा 300 नॉट से स्पीड बढ़ जाता है तो इसके अंदर इतना हवा कंप्रेस्ड हो जाता है, इतना डेंसिटी बढ़ जाता है कि कंप्रेशन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है क्या। तो उस परिस्थिति में तुम्हारा प्रेशर जो है सो बढ़ जाता है। तो यही कंप्रेसिबिलिटी एरर, एक क्वेश्चन पूछता है बार बार, कंप्रेसिबिलिटी एरर जब करते हैं तो कंप्रेसिबिलिटी एरर करेक्शन जब करते हैं स्पीड में तो हमेशा जो होता है सब्सट्रैक्टिव होता है। काहे सब्सट्रैक्टिव होता है? इसलिए कि हवा इसमें कंप्रेस्ड हो गया, जरूरत से ज्यादा हवा आ गया, इसमें हवा आ गया तो हर हालत में कंप्रेसिबिलिटी एरर जो होता है सब्सट्रैक्टिव होता है, एडिटिव कभी नहीं होता है। और उस परिस्थिति में तुम्हारा टैस का एक फॉर्मूला है, आज पहले उसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे यहाँ पर। ये हुआ तुम्हारा IAS। IAS में तुम, हाँ बोलो। हेलो, हाँ बोलो। हाँ जी बोल रहे हैं। ये तुम्हारा हेलो डॉक्टर। पोजीशन एरर और इंस्ट्रूमेंट एरर। राइट डॉक्टर, कल मैंने पोजीशन एंड इंस्ट्रूमेंट एरर करेक्शन दो देते हो तो इससे जो स्पीड मिलता है उसको कहते हैं हम RAS, रेक्टिफाइड एयर स्पीड, या दूसरा नाम है इसका CAS, कैलिब्रेटेड एयर स्पीड। अच्छा, इससे जब तुम और आगे बढ़ते हो यदि स्पीड तुम्हारा बिलो है, बिलो तुम्हारा 300 नॉट, स्पीड जब तुम्हारा 300 बिलो है तो कंप्रेसिबिलिटी एरर करेक्शन, अरे सॉरी एबव जी, बिलो नहीं एबव, यहाँ पर एबव होगा। स्पीड जब तुम्हारा 300 नॉट से एबव है तो कंप्रेसिबिलिटी एरर होता है और इसको करेक्शन देते हैं तो जो हमें स्पीड मिलता है उसको कहते हैं इक्विवेलेंट एयर स्पीड। और इक्विवेलेंट एयर स्पीड में हम जब डेंसिटी एरर लगाते हैं करेक्शन, डेंसिटी एरर करेक्शन, तो जो हमें मिलता है उसको कहते हैं हम टैस। हाँ, जब तुम्हारा स्पीड देखो यहाँ पर 300 से अबव है तो, लेकिन यदि तुम्हारा स्पीड 300 नॉट से ऊपर नहीं है तो डायरेक्ट तुम्हारा यहाँ पर टैस हो जाता है। रेक्टिफाइड एयर स्पीड से यहाँ पर डेंसिटी एरर लगा देते हैं। यानी जिसमें तुम्हारा जिसका स्पीड जब तुम्हारा 300 नॉट से नीचे होगा तो उसमें कंप्रेसिबिलिटी एरर नहीं होगा। किसी को पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछता है कि किस परिस्थिति में तुम्हारा कंप्रेसिबिलिटी एरर नहीं होगा ASI में, तो उस परिस्थिति में हमारा कंप्रेसिबिलिटी एरर नहीं होगा जब स्पीड हमारा 300 नॉट से नीचे होगा। 300 नॉट से ऊपर जब स्पीड होता है तब हवा कंप्रेस्ड होता है और तब उसमें कंप्रेसिबिलिटी एरर आता है। ये हो गया तुम्हारा टैस। और इस टैस में जब तुम हेडविंड टेलविंड लगाते हो, हेडविंड या टेलविंड लगाते हो तो वो जो मिलता है वो तुम्हारा ग्राउंड स्पीड कहलाता है। हाँ, लास्ट जो होता है तुम्हारा ग्राउंड स्पीड होता है और ग्राउंड स्पीड से ही तुम्हारे जहाज का एक्चुअल पोजीशन का पता चलता है कि तुम कितना दूर गए हो। तो ये 3 टाइप का 4 टाइप का क्या हुआ? पहला हुआ तुम्हारा इंडिकेटेड एयर स्पीड 1, दूसरा हुआ रेक्टिफाइड एयर स्पीड या कैलिब्रेटेड एयर स्पीड,
और तीसरा हुआ तुम्हारा टेस, यदि तुम्हारा स्पीड बिलो है तब। एक मिनट, यहाँ पर स्पीड तुम्हारा 300 नोट से बिलो है तब तुम डायरेक्ट डेंसिटी एरर लगाते हो और डायरेक्ट टेस्ट पर पहुंच जाते हो। लेकिन यदि तुम्हारा स्पीड एबव 300 नोट्स है तो हवा कंप्रेस्ड होता है, और कंप्रेस्ड होने के बाद कंप्रेसिबिलिटी एरर करेक्शन लगाते हैं। उसके बाद जो हमें स्पीड मिलता है उसको कहते हैं इक्विवेलेंट एयर स्पीड, और तब हम उसमें डेंसिटी एरर लगाते हैं तब हमें मिलता है ट्रू एयर स्पीड। समझा बात को? और ट्रू एयर स्पीड में जब तुम हेडविंड और टेलविंड लगाते हो तब जो तुम्हें फाइनल स्पीड मिलता है उसको कहते हैं हम ग्राउंड स्पीड। तो ये तुम्हारा टेस्ट जो होता है रेक्टिफाइड एयर स्पीड का 1.75% आता है। देखो इसके लिए एक फॉर्मूला है, भी पूछता है, हालांकि तुम निकालोगे इससे फ्लाइट कंप्यूटर से निकालोगे तो डाटा डालोगे फट से मिल जाएगा, लेकिन मैनुअल भी निकालने का एक फॉर्मूला है। टेस्ट इज इक्वल टू RAS प्लस 1.75% of RAS गुना अल्टीट्यूड बटा 1000। यही फॉर्मूला है तुम्हारा RAS। जितना RAS है उसमें 1.75% ऑफ RAS ले लेते हैं, 80 से अल्टीट्यूड से, और 100 से हम भागा दे देते हैं, वही तुम्हारा मिल जाता है ट्रू एयर स्पीड। अब इसी में क्वेश्चन पूछता है तुम्हें, मैथमीटर चैप्टर में पढ़ेंगे तो इसका एग्जाम डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन का और डिटेल से, लेकिन इससे और तुम्हें पूछ सकता है। जैसे क्वेश्चन दे देगा कि आपका, देखो ये फार्मूला को ध्यान दो, एक बार फिर हम रीराइट कर लेते हैं इस फार्मूला को। रीराइट कर लेते हैं। TAS is equal to RAS plus 1.75% of RAS गुने अल्टीट्यूड बटा 1000। देखो इसी से, इस फार्मूला को यदि तुम याद रखोगे तो इससे बहुत सारा छोटा छोटा क्वेश्चन तुम सोल्व करने में सक्षम हो। क्वेश्चन में लिख देता है कि तुम्हारा RAS जो है सो कांस्टेंट है, समझा, और अल्टीट्यूड तुम्हारा बढ़ रहा है, क्लाइंब कर रहे हो, टेस्ट पर क्या है। तो जब तुम क्लाइंब कर रहे हो तो इसका मतलब हुआ कि तुम अल्टीट्यूड को बढ़ा रहे हो, नहीं समझ रहे हो जी? सिराज? हाँ सर समझ रहे थे। हाँ कॉलोनी समझ रही है? हाँ सर। हाँ, तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछता है कि जब तुम्हारा RAS रेक्टिफाइड एयर स्पीड तुम्हारा कांस्टेंट है और क्लाइंब कर रहे हो तो उस परिस्थिति में तुम्हारा ट्रू एयर स्पीड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जब क्लाइंब करोगे तो ठीक है, ए हमारा कांस्टेंट होगा, ए हमारा कांस्टेंट हो गया, लेकिन अल्टीट्यूड तो बढ़ रहा है। अल्टीट्यूड बढ़ रहा है तो अल्टीमेटली जो है टेस्ट तुम्हारा इंक्रीज करेगा। ये फार्मूला यदि तुम याद रहेगा तो तुम फट से या। अच्छा, उसी तरह से तुम्हारा उल्टा पूछ देगा, उसी तरह से तुम्हें पूछ देगा कि टेस्ट कांस्टेंट है, रैश पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो इसी क्वेश्चन को उल्टा पूछ देगा कि तुम्हारा टेस्ट जो है सो कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट कर दिया और क्लाइंब कर रहे हो, क्लाइंब कर रहे हो तो उस परिस्थिति में तुम्हारा RAS पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो RAS पे इफेक्ट, जैसे क्लाइंब कर रहे हो तो अल्टीट्यूड एक फैक्टर तो है कि बढ़ेगा ही बढ़ेगा जब क्लाइंब कर रहे हो तो, और पूरा जो तुम्हारा एक टर्म है, देखो मैं ग्रीन से गिर रहा हूँ, ग्रीन से, ये पूरा टर्म तुम्हारा कांस्टेंट है,
पूरा टर्म जैसे टेस्ट के बराबर है, तो एक फैक्टर को जो तुम इंक्रीज कर रहे हो, अल्टीट्यूड को बढ़ा रहे हो, क्लाइंब करने का मतलब ही हुआ कि अल्टीट्यूड बढ़ रहा है, तो अल्टीट्यूड बढ़ रहा है तो इसमें 1.75%, ये तो तुम्हारा कांस्टेंट हुआ। बढ़ने और घटने वाला टर्म कौन हुआ? RAS हुआ। इसका मतलब हुआ कि जब तुम क्लाइंब करोगे तो उस परिस्थिति में रैस तुम्हें घटाना पड़ेगा या कैलिब्रेटेड एरर से तुम्हें घटाना पड़ेगा, तब तुम्हारा ये जो ग्रीन वाला बॉक्स के अंदर जो है टोटल टर्म तुम्हारा कांस्टेंट होगा। समझा? इसी टाइप से तुम्हें पूछता है। तो ये जब तुम्हें आज फॉर्मूला को यदि याद रखोगे, इस फॉर्मूला के आधार पर भी फॉर्मूला को लिख करके ही तुम आसानी से सोल्व कर सकते हो क्वेश्चन को। कैसे होगा? अब उसी तरह से इसमें और पूछ सकता है कि यू आर इंक्रीजिंग रैस को इंक्रीज कर दे रहे हो, रेक्टिफाइड एयर स्पीड को इंक्रीज कर दे रहे हो और डिसेंड कर रहे हो, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा देखा जा सकता है। या एक बढ़ रहा है दूसरा का तुम्हारा घट रहा है, इट मे बी कांस्टेंट हो सकता है क्या? अब किस रेट से बहुत यदि ज्यादा तेजी से डिसेंड कर रहे हो तो उस परिस्थिति में हो सकता है कि टोटल वैल्यू तुम्हारा डिक्रीज कर जाए, या RAS तुम्हारा ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा है तो उस परिस्थिति में ऑल ओवर जो है तुम्हारा स्लाइटली बढ़ जाएगा, लेकिन बढ़ने या घटने का स्पीड जो है तो सेम नहीं रहेगा। समझ गया? इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछता है। और हम लोग इसका और जब मैक मीटर पढ़ने लगेंगे उसमें हम लोग डिटेल से थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो ये हुआ, इससे रिलेटेड मैं दूंगा क्वेश्चन आज होमवर्क में। एक वैलेंट स्पीड हो गया, हाँ एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है DGCA का, देखो इसको तो अभी डिस्कस हमने किया है। हाँ। अब आओ ब्लॉकेज में। देखो एरर में सबसे इंपॉर्टेंट आता है तुम्हारा ब्लॉकेज। अल्टीमीटर में तो तुम्हारा केवल एक ही था, स्टैटिक वेंट था, तो स्टैटिक वेंट को ब्लॉक कर देते थे क्लाइंब के समय में, डिसेंट के समय में, और हम फाइंड आउट कर लेते थे कि अंडर हिट करेगा कि ओवर। लेकिन इसमें जो है ना वेंट दो है, एक तुम्हारा पिटोट ट्यूब है और दूसरा का जो तुम्हारा है स्टैटिक ट्यूब, दूसरा का तुम्हारा स्टैटिक ट्यूब। तो एक बार स्टैटिक ब्लॉक करेगा और दूसरा का बार पिटोट ब्लॉक करेगा, और एक बार क्लाइंब में एक बार डिसेंट में, माने 2 4 5 कंडीशन होता है, और यही सारा कंडीशन दे करके पूछता है कि तुम्हारा एएसआई क्या रीड करेगा, टेस्ट क्या रीड करेगा एंड सो। तो ये सब कुछ मत करना। सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो सबसे पहले तुम फिगर बनाना इसका एएसआई का कंस्ट्रक्शन बनाना कैसे होता है। एएसआई कुछ इस टाइप का होता है। हाँ मान लो कि इस टाइप का होता है और यहाँ पर और ये तुम्हारा बक्सा होता है, यहाँ चरखी बना होता है, इस टाइप से होता है। ये देखो थोड़ा सा समझो इस बात को। इसमें जो है तुम्हारा टोटल प्रेशर है, ये डायनामिक प्रेशर प्लस स्टैटिक प्रेशर, और ये जो बाहर जो है तुम्हारा स्टैटिक प्रेशर है, स्टैटिक प्रेशर। अब मान लो कि तुम
लेवल फ्लाइंग कर रहे हो, लेवल फ्लाइंग कर रहे हो। और हाँ, ये जो तुम्हारा जो ये एक्सपेंडेबल जो तुम्हारा कैप्सूल है, ये जो तुम्हारा कैप्सूल है एक्सपेंडेबल, जितना ही इसके अंदर डी का वैल्यू बढ़ेगा, मतलब डायनामिक का प्रेशर बढ़ेगा, उतना ही तुम्हारा एक्सपेंड करेगा और उतना ही तुम्हारा लीकेज करेगा। तो समझ बात। अब यहाँ पर होगा क्या, मान लो पहले लेवल फ्लाइंग कर रहे हो, लेवल फ्लाइंग कर रहे हो और स्टैटिक तुम्हारा ब्लॉक कर गया। स्टैटिक जब तुम्हारा ब्लॉक कर गया और कांस्टेंट स्पीड से फ्लाइंग कर रहे हो, तो पूछेगा कि तुम्हारा ASI क्या रेट है। तो ए जो जितना तुम्हारा लेवल कर रहे हो, इसका मतलब हुआ कि तुम जो उस लेवल का एयर डेंसिटी है तो सेम है, मान के हम चले सेम है। इसका मतलब हुआ कि ये जो तुम्हारा कैप्सूल है, कैप्सूल के अंदर जितना स्टैटिक प्रेशर है उतना ही तुम्हारा बाहर भी स्टैटिक प्रेशर है, और स्टैटिक प्रेशर बाहर भी और अंदर भी दोनों सेम है। तो उस परिस्थिति में तुम्हारा बाहर और अंदर का स्टैटिक प्रेशर कैंसिल हो गया, और ये जो डी जो शो करेगा यानी करेक्ट शो करेगा। इतना तुम्हारा मैंने तुम स्पीड बढ़ाओगे भी या घटाओगे भी, तो उस परिस्थिति में लेवल यदि फ्लाइंग कर रहे हो तो ये शायद तुम्हारा करेक्ट करेगा। तुम्हारा पहले हम स्टैटिक ब्लॉक कर देते हैं, स्टैटिक ब्लॉक नंबर 1 में है, तुम लेवल फ्लाइंग कर रहे हो, नंबर 1 में लेवल फ्लाइंग कर रहे हो, लेवल फ्लाइंग कर रहे हो तो तुम्हारा ASI का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ASI तुम्हारा करेक्ट का है। इसलिए तुम्हारा जितना तुम तेजी से जाओगे उतना ही इसके अंदर बिल्डअप होगा प्रेशर, और तुम्हारा ये कैप्सूल के अंदर का प्रेशर और केस के अंदर का प्रेशर, कैप्सूल के बाहर का प्रेशर में कोई फर्क नहीं पड़ा है, दोनों सेम है। दोनों सेम है तो दोनों एक दूसरे को माइनस कर देगा। बचेगा क्या, फैलेगा तुम्हारा किसके वजह से, केवल डायनामिक प्रेशर की वजह से फैलेगा। तो जितना ज्यादा स्पीड तुम्हारा होगा उतना ही ज्यादा डायनामिक प्रेशर होगा, और एक कैप्सूल जो उतना ही फैलेगा, उस परिस्थिति में तुम्हारा एक करेक्ट रीड करेगा। अच्छा, अब देखो तो मान लिया कि ये तो लेवल फ्लाइंग में तुम्हारा सही रीड करेगा, ठीक है। अब तुम क्लाइंब कर रहे हो, देखो जी ध्यान से देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो तब बात समझ में आएगी। मान लिया कि तुम्हारा जहाज क्लाइंब कर रहा है, ठीक है, और क्लाइंब करने के समय में तुम्हारा एक क्लाइंब करने के दरमियान तुम्हारा एक ब्लॉक कर गया। मान लो कि तुम्हारा 5000 फीट पर था, 5000 फीट पर तुम लेवल क्लाइंब कर रहे थे, और 5000 फीट पर तुम्हारा जो स्टैटिक जो था तो ब्लॉक हो गया, आइस बैठ गया। आइस बैठ गया तो ये जो तुम्हारा बक्सा जो है, ये जो तुम्हारा केस है, केस के अंदर तो तुम्हारा 5000 फीट का जो प्रेशर था वो कैद हो गया, हुआ कि नहीं जी? हाँ सर। हाँ सर। अब यदि जब तुम क्लाइंब कर रहे हो तो क्लाइंब कर रहे हो तो क्लाइंब ये तो तुम्हारा 5000, मान लो कि 5000 फीट पर थे तो 800 हेक्टा पास्कल प्रेशर था, ठीक है, और लेवल फ्लाइंग कर रहे थे तो यहाँ भी तो 800 हेक्टा पास्कल कर रहा था, दोनों एक दूसरे को कैंसिल किया था। लेकिन अब जब तुम क्लाइंब करोगे तो क्लाइंब करने के बाद पीटो टिप जो है, जो तुम्हारा मान लो कि क्लाइंब कर करके तुम चला गया वहां, मान लो कि क्लाइंब करके चला गया वो 10,000 फीट पर चला गया, तो 10,000 फीट पर तुम्हारा अब 10,000 फीट पर गए तो अब तो तुम्हारा ऑटो नहीं न रहेगा, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 500 या कुछ हो जाएगा। तो अब जो दोनों के डिफरेंस जो था, ये जो कैप्सूल जो एक्सपेंडेबल कैप्सूल है और जो ये तुम्हारा केस है, दोनों के ये जो कैप्सूल जो फैलेगा या सिकुड़ेगा, इस पर एक इफेक्ट तुम्हारा प्रेशर से होगा। क्या है कि ये तुम्हारा 800 को कैद हो गया केस में, और जो ये जो तुम्हारा प्रेशर डिफरेंस नहीं, तो कैप्सूल के बाहर का प्रेशर है तुम्हारा 800, तो तुम्हारा 800 हेक्टा है, तुम्हारा ट्रैप हो गया है,
ब्लॉक हो गया तो, और ऊपर उक्लाइन तो ई तुम्हारा प्रेशर जिस लेवल पर हो उस लेवल का प्रेशर तुम्हें बताएगा। तो हाई क्लाइंब करते हो तो तुम्हारा घट करके मान लो कि 500 हेक्टोपास्कल है। अब इस दोनों की वजह से भी तुम्हारा इस पर इफेक्ट पड़ेगा जो एक्सपेंडेबल काउंसिल है। तो इस परिस्थिति में तुम्हारा कैप्सूल जो है तुम्हारा फैलेगा या सिकेगा स्टैटिक प्रेशर की वजह से, बताओ। एक कैप्सूल के अंदर का बाहर का प्रेशर है तुम्हारा 800 हेक्टोपास्कल, कैप्सूल का प्रेशर 500 तो 500 हेक्टोपास्कल से ज्यादा प्रेशर नहीं जी। तो कैप्सूल को जितना फैलना चाहिए था डायनामिक प्रेशर की वजह से उतना ही नहीं फैल पाएगा। क्या है? इसलिए कि कैप्सूल के बाहर का प्रेशर जो है तुम्हारा 800 हेक्टोपास्कल है। यदि कैप्सूल के बाहर भी तुम्हारा प्रेशर 500 हेक्टोपास्कल ही होता तब जो दोनों प्रेशर था स्टैटिक प्रेशर एक दूसरे को कैंसिल कर देता और जो तुम्हारा डायनामिक प्रेशर है वो सही रीड करता। लेकिन अब जो है सो तुम्हारा एक कैप्सूल जितना फैलना चाहिए था उतना फैल नहीं पाएगा। क्या है? इसलिए नहीं फैल पाएगा कि तुम्हारा एक कैप्सूल के बाहर का जो प्रेशर है वो 800 हेक्टोपास्कल है और कैप्सूल के अंदर का प्रेशर है जो 500 हेक्टोपास्कल है। तो ये जो स्टैटिक प्रेशर का जो डिफरेंस हुआ ये जो है ये कैप्सूल को कंप्रेस्ड करेगा, यानी जितना तुमको एएसआई शो करना चाहिए था जो इंडिकेटेड एयर स्पीड जितना शो करना चाहिए था उससे कम करेगा। समझा बात को? समझी बात को? हाँ सर समझिए। हाँ समझिए। और ठीक इसी का उल्टा होगा, ठीक इसी का उल्टा होगा नीचे जब आओगे तो स्टैटिक ब्लॉकेज वाला जो कहानी हो गया खत्म हो गया। एक क्लाइंबिंग में और दूसरा का डिसेंडिंग में। क्लाइंबिंग में क्या हो अल्टर जो है अंडर रेट कर भी हो रहा लेकिन अंडर रहेगा। उसी तरह से तुम्हारा डिसेंड करने पर होगा, डिसेंड करने पर होगा ओवर रेट करेगा। इसको लिख ले हम लोग एक जगह, स्टैटिक ब्लॉक नंबर 1 लेवल फ्लाइंग। लेवल फ्लाइंग करोगे तो नो एरर, एरर तुम्हारा नहीं शो करेगा। दूसर का यदि क्लाइंब कर रहे हो तो उस परिस्थिति में तुम्हारा अंडर रेट करेगा, अंडर रेट करेगा। वही जब तुम्हारा जहाज डिसेंड कर रहा होगा तो उस परिस्थिति में तुम्हारा ओवर रेट करेगा। ये हो गया। अच्छा अब आगे और बढ़े। स्टैटिक ब्लॉकेज का तो कहानी खत्म हो गया। अब हम ब्लॉक करते हैं पीटोट को ब्लॉक करते हैं। अब के हम लोग क्या करेंगे फिर पीटोट को ब्लॉक करेंगे यहाँ पर। अब हम लेवल फ्लाइंग कर रहे हैं। देखो लेवल फ्लाइंग कर रहे हैं, सबसे पहले लेवल में हम ब्लॉक कर दे रहे हैं। किसको ब्लॉक कर दे रहे हैं? यहाँ पीटोट। ये हुआ स्टैटिक और ये हुआ पीटोट। लेवल फ्लाइंग कर रहे हो तो इसमें पीटोट के ट्यूब अंदर तुम्हारा डायनामिक प्रेशर और स्टैटिक प्रेशर और बाहर जो है केवल स्टैटिक, ये हुआ स्टैटिक प्रेशर रेड वाला। तो लेवल फ्लाइंग करो और पीटोट ट्यूब तुम्हारा ब्लॉक हो गया है तो अल्टीमीटर जो तुम्हारा है फिक्स रीडिंग करते रहेगा।
जितना तुम्हारा रीड कर रहा था उतना ही रीड करते रहेगा। यदि तुम एक्सेलरेट करते हो जहाज को तो तुम्हारा दूसरे रूप में कह सकते हो कि अंडर रीड कर रहा है। मान लो कि ए जितना लेवल जब फ्लाइंग करोगे तो स्टैटिक प्रेशर एक कैप्सूल के बाहर और कैप्सूल के अंदर दोनों बराबर हो। इतना समझ रहे हो ऋषभ? समझ में आ रही है बात? हाँ जी। रंजन समझ में आ रही है बात? जी सर। हाँ, जब तुम लेवल फ्लाइंग करोगे तो उस परिस्थिति में तुम्हारा डेंसिटी एयर डेंसिटी दोनों बराबर होगा, गैस कैप्सूल के अंदर भी और कैप्सूल के बाहर भी। तो उस परिस्थिति में ये दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर देगा, तो इसका इफेक्ट जो हुआ तुम्हारा जीरो हुआ। अब तुम्हारा क्या है, पिटोट तुम्हारा ब्लॉक हो गया। पिटोट तुम्हारा ब्लॉक हो गया, इसका मतलब हुआ कि डायनामिक प्रेशर जो है तुम्हारा फिक्स हो गया। ना तो स्पीड बढ़ाओगे तुम्हारा फिर भी डायनामिक प्रेशर इसके अंदर न बढ़ेगा ना घटेगा, या स्पीड तुम कम करो चाहे ज्यादा करो, क्या है इसलिए कि तुम्हारा पिटोट ट्यूब जो है सो ब्लॉक हो गया। इसके अंदर न तो हवा घुस रहा है न बाहर निकल रहा है। तो उस परिस्थिति में यदि लेवल फ्लाइंग कर रहे हो और पिटोट ट्यूब ब्लॉक हो गया है तो तुम्हारा ASI कांस्टेंट रीड करेगा। समझ गया? इसी को दूसरे रूप में कह सकते हो कि यदि तुम जहाज को एक्सेलरेट कर दे रहे हो तो उस परिस्थिति में अंडर रीड करेगा, या जहाज का स्पीड घटा दे रहे हो तो तुमको ओवर रीड करेगा। मान लो कि नॉर्मल सिचुएशन में था, ये तुम्हारा 100 नॉट शो कर रहा था, 100 नॉट शो कर रहा था नॉर्मल सिचुएशन में, और जब तुम इसको ब्लॉक कर दिया, तुम्हारा पिटोट ब्लॉक हो गया, तो उस परिस्थिति में भी तुम्हारा 100 नॉट ही शो करेगा, कांस्टेंट फिक्स वैल्यू शो करेगा। अब तुम एयरक्राफ्ट को जो है स्पीड बढ़ा करके कर दिया 150 नॉट, 150 नॉट कर दिया, तो उस परिस्थिति में तुम्हारा क्या ये हुआ, 100 का वैल्यू क्या हो गया, 150 से कम हुआ ना, अंडर रीड किया। तो तुम्हारा अंडर रीड करेगा। जी सर। उसी तरह से तुम स्पीड इसका घटा करके 100 से कर दिया, तुम 80 कर दिया, 80 नोट कर दिया, फिर भी तुमको 100 ही शो कर रहा होगा, तो उस परिस्थिति में तुम्हारा ओवर रीड करेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल रहना। एक ऑप्शन यदि कांस्टेंट रीड है तो ठीक है, वो भी है, कांस्टेंट रीड तो करेगा ही 100, लेकिन तुम एक्सेलरेट कर कांस्टेंट स्पीड से जा रही हो तो ठीक है, फिक्स स्पीड है, लेकिन स्पीड तुम जहाज को घटा या बढ़ा रहे हो उस परिस्थिति में तुम्हें केयरफुल होना पड़ेगा। यदि स्पीड बढ़ा दिए हो तो तुम्हारा अल्टीमीटर जो है सो अंडर रीड करेगा, कि तो फिक्स रीड कर रहा है 100 नॉट। उसी तरह से कम कर दिए हो तो तुम्हारा ओवर रीड करेगा, मतलब ज्यादा। ये तो हुआ लेवल फ्लाइंग की बात। अब मान लो कि तुम डिसेंट कर रहे हो, क्या अब तुम्हारा जहाज क्या हो रहा है, डिसेंट हो रहा है। जहाज जब तुम्हारा डिसेंट हो रहा है तो देखो, ये जो तुम्हारा कैप्सूल है, कैप्सूल के अंदर तो तुम्हारा जिस लेवल पर तुम्हारा ब्लॉकेज हुआ था पिटोट, उस लेवल का स्टैटिक प्रेशर तुम्हारा ट्रैप है इसमें। और उस समय जो तुम्हारा स्पीड था वो तुम्हारा डायनामिक प्रेशर इसमें कैद है। लेकिन अब तुम नीचे आ रहे हो, मान लो कि कांस्टेंट स्पीड से तुम नीचे आ रहे हो, जिस स्पीड से फ्लाइंग कर रहे थे ना 5000 फीट पर, उसी स्पीड से तुम नीचे भी डिसेंड कर रहे हो। तो उस परिस्थिति में होगा क्या कि तुम्हारा जब नीचे आते हो तो तो स्टैटिक प्रेशर तुम्हारा बढ़ते जाता है ना, स्टैटिक तुम्हारा प्रेशर बढ़ते जाएगा, तो ये जो तुम्हारा कैप्सूल है, कैप्सूल पर चारों तरफ से प्रेशर बढ़ेगा। क्या है कि नीचे जब आते हो तो स्टैटिक प्रेशर बढ़ता है, तो चारों तरफ से स्टैटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, तो कैप्सूल थोड़ा सा पिचकेगा, कंट्रैक्ट होगा, होगा कि नहीं? जी सर। इसका मतलब हुआ कि जब तुम डिसेंट करोगे उस परिस्थिति में तुम्हारा अंडर रीड करेगा। ठीक इसका उल्टा हुआ, जिसे स्टैटिक ब्लॉक हुआ था तो हम डिसेंट कर रहे थे तो ओवर रीड कर रहा था, लेकिन जब यही तुम्हारा पिटोट ब्लॉक हो जाएगा और डिसेंट करोगे तुम्हारा अंडर रीड करेगा। ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, पिटोट ब्लॉक हो गया और क्लाइंब कर रहे हो तो तुम्हारा ओवर रीड करेगा। समझ गया? तो इसको हम लिख ले थोड़ा सा क्लीन पेपर पे, पिटोट ब्लॉक, पिटोट ब्लॉक। पिटोट यदि ब्लॉक होगा तो उस परिस्थिति में यदि लेवल फ्लाइंग कर रहे हो, लेवल फ्लाइंग कर रहे हो तो कांस्टेंट रीड करेगा, तो कांस्टेंट रीड करेगा तो तुम्हारा ओवर भी हो, यदि स्पीड इंक्रीज कर रहे हो
स्पीड को हमने ऐसे लिख दिया। स्पीड इंक्रीज कर रहे हो तो उस परिस्थिति में अंडर अंडर रेट करेगा, और वही यदि स्पीड तुम डिक्रीज कर रहे हो तो इसको हम कहेंगे ओवर रेट करेगा। दूसर का तुम्हारा पॉइंट हुआ क्लाइम कर रहे हो, क्लाइम कर रहे हो तो तुम्हारा ओवर रेट करेगा, और वही जब तुम डिसेंड कर रहे हो तो तुम्हारा अंडर रेट करेगा। सर एक चीज नहीं समझ में आया, हाँ बोलो। और ये कांस्टेंट आवाज तुम्हारी नहीं आ रही। हाँ फिर से बोलो। हम नहीं सुन पा रहे हैं। तुम लोग सुन पा रहे हो जी? बोल रहा है सो नहीं सर, फिर बोल। अजीब सा आवाज आ रहा है। तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम। पता नहीं सर, यहाँ मौसम मौसम थोड़ा खराब है सर इसके। हाँ मौसम खराब। अच्छा फिर आपको आ रही है आवाज, बोलो क्या बोल रहे हो? नहीं हम सुन पा रहे। अच्छा बाद में पूछ लेना।